हेलो गाइस, आज डेथ गेम के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चोई हंसने लग जाता है क्योंकि उसने सारा मर्डर रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो पार्क को सजा दिलाएगा। डेथ उसको शूट कर देती है और वो नई बॉडी में आता है और ये बॉडी एक डिटेक्टिव की होती है। उसे याद आता है कि इस डिटेक्टिव के बचपन में ही इसके पिता की मौत हो गई थी और जब ये पुलिस में हुआ था तो इसकी मम्मी काफी बीमार हो गई थी और उन्होंने वादा लिया था कि तुम अपना ख्याल रखोगे। इसी कारण हर कोई उसे कॉवर्ड ही बोलता था। चोई को याद आता है कि पार्क ने इसी डिटेक्टिव के साथी को मारा था और उसने कुछ भी नहीं किया था। तभी उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का सेलमेट दिखाई देता है जो किसी को मार रहा होता है। चोई उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा सेलमेट हूँ, तो वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं कैमरों में। वो गुस्से में आके उसे मारने लगता है बट चोई उससे पकड़ लेता है और वो फेमस हो जाता है। अब हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसने 2 केस सोल्व कर दिए थे। अब चोई अपने साथी के साथ जहां उसकी प्रीवियस डेथ हुई थी वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे वो एविडेंस कलेक्ट कर लेता है। बट तभी उसका जो साथी होता है वो बाकी फोर्सेस को बुला लेता है। वहां पे जो एविडेंस थे उनसे ये पता चलता है कि आर्टिस्ट जियोंग एक साइकोपैथ था। डिटेक्टिव का साथी ऑफिसर बोलता है कि आखिर तुम पोजेस हो गए हो क्या, जो रातों रात ही तुम एक कोवर्ट से इतने अच्छे ऑफिसर बन गए हो। तभी वहां पे पार्क भी आता है और डिटेक्टिव उसके पास जाके बोलता है कि कातिल अपने कत्ल की जगह देखने जरूर आता है। पार्क ये सब देख के डिटेक्टिव को मारने का हुक्म दे देता है। डिटेक्टिव वो प्रूफ एक प्रेस वाले को दे देता है। फिर एक दिन चोई अपनी माँ को देखता है तो उसको पता चलता है कि कोई उनके घर पे पैसों से भरा हुआ बैग रख गया था और उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अक्सर यहाँ पे आया करती हैं। फिर चोई उनसे मिलने जाता है और उन्हें बोलता है कि वो यहाँ केस के सिलसिले में आया है। फिर वो उनकी शू लेसिस को बांध देता है और वो काफी ही इमोशनल हो जाता है। अपनी माँ की हालत देख के उसको बहुत ही दुख होता है और उसे समझ में आता है कि उसने कितना गलत किया है और उसकी वजह से सच में ही उसकी माँ को बहुत दुख हुआ है। पार्क को उसका एक आदमी बताता है कि आपके खिलाफ डिटेक्टिव ने प्रेस में एक फुटेज लीक कर दी है जिसमें आप मर्डर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्क कमिश्नर से बोल के डिटेक्टिव के साथ अपना एक मीटिंग फिक्स करता है बट डिटेक्टिव उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देन पार्क चालाकी दिखाते हुए खुद ही सरेंडर हो जाता है और सबको बताता है कि उसी ने जियोंग को मारा था क्योंकि जियोंग ने उसको किडनैप कर लिया था। और फुटेज का वही हिस्सा दिखाया जाता है जिसमें जियोंग ने पार्क को पकड़ा हुआ था। अब चोई के पास कोई फुटेज भी नहीं थी और सब लोग पार्क को हीरो मानने लग जाते हैं। चोई को नौकरी से निकाल दिया जाता है और कुछ करप्ट ऑफिसर उसको किडनैप कर लेते हैं। देन हमें पार्क को दिखाया जाता है जो अपने जेट में टेक ऑफ कर चुका होता है और वो सो जाता है। तभी प्लेन में एक चेतावनी आने लगती है कि प्लेन 30 सेकंड में विस्फोट होने वाला है और जल्दी से जल्दी अपना पैराशूट लेके कूद जाए। तो पार्क अपना पैराशूट लेके वहां से कूद जाता है और नीचे सेफली लैंड हो जाता है। बट तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और उस कार में और कोई नहीं बल्कि चोई होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे 2 हफ्ते पहले चोई ने सारे एविडेंस एक जगह कलेक्ट करके रख दिए थे और चोई के पार्टनर ने पार्क की दवाइयाँ चेंज करके वहाँ नींद की दवाइयाँ रख दी थी और उसी ने चोई को अपने साथियों से बचा लिया था। हमें दिखाया जाता है कि सारे एविडेंस प्रेस में आ चुके हैं और पता चल चुका है कि पार्क एक साइकोपैथ है। फिर चोई अपनी पास्ट लाइफ की एबिलिटी का इस्तेमाल करके प्लान करता है और जेट में बॉम्ब लगा देता है। उसके बाद वो उसमें GPS भी लगा देता है जिससे वो उसको आसानी से ट्रैक कर सके। चोई पार्क को मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पे डेथ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। चोई की जेब से पेन गिरता है और चोई को होश आता है कि वो ये क्या करने जा रहा था। चोई पार्क को वहीं पे छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है बट पार्क पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसका पैराशूट हवा में उड़ के एक ट्रक से जाके टकराता है। नेक्स्ट सीन में चोई लॉयर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है, उस डैश कैम का मेमोरी कार्ड, बट उसे मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुमने पार्क का उसके गुनाहों को छुपाने में बहुत साथ दिया है और अब तुम जेल में सड़ो। देन हमें दिखाया जाता है कि उन 3 करप्ट ऑफिसर्स को भी सजा मिल चुकी है और साथ ही पार्क के फादर ने भी इस्तीफा दे दिया है।
नेक्स्ट सीन में चोई पार्क से मिलने जाता है और बोलता है तुम इसी तरह जिंदा रहो, यही तुम्हारी सजा है। और उसके बाद वो जीसू के मेमोरियल पे जाता है, फिर वो इसी की लाइफ जीने लग जाता है और बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ता है। बट एक दिन एक क्रिमिनल उसके साथी को गोली मारने लगता है, तो चोई उसे बचाते हुए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। अब वो डेथ से बोलता है कि वो जल्दी से उसे शूट करे और ये गेम खत्म करे। अब वो इस गेम को जल्दी से खत्म कर देगा। फिर डेथ उसे गोली मार देती है, तो वो एक बैगर के अंदर होता है। वो अपने फ्यूनरल पे जाता है और अपने साथी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तो उसका साथी गुस्सा हो जाता है। देन चोई देखता है कि वो मेमोरी स्टोन उसके पास आ रहा है, तो चोई वहाँ से भागने लगता है क्योंकि अब वो और मेमोरी नहीं चाहता था। तभी वो वहाँ से गिर के मारा जाता है और फिर से डेथ के पास पहुँच जाता है और डेथ को बोलता है जल्दी मुझे शूट करो। फिर डेथ उसे शूट करती है, तो वो एक आदमी की बॉडी में जागता है और वो जल्दी से भागने लगता है ताकि मेमोरी स्टोन उसके अंदर ना आ सके। बट मेमोरी स्टोन उसके अंदर आ जाता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी की लाइफ बहुत ही अच्छी थी, इसकी एक प्यारी सी फैमिली थी। बट एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया जैसे चोई के साथ हुआ था और अब ये आदमी सुसाइड करना जा रहा है। तभी वो सुसाइड करने के लिए एक कार के आगे आ जाता है और वो एक कार किसी और की नहीं बल्कि पार्क की होती है। और यहीं से पार्क के सीरियल किलर बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि वो डेथ से हेल्प मांगता है, तो उसे लगता है कि वो मुझसे हेल्प मांग रहा है। चोई जब डेथ के पास पहुंचता है तो डेथ बोलती है वैसे तुम इंसानों को एक मौका चाहिए होता है, बट जब तुम्हें मौका मिलता है तो तुम उसे कुछ भी चेंज नहीं करते। डेथ उसे शूट करती है और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार सुसाइड कर पाओगे। जब चोई की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपने घर में पाता है और वो देखता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी मॉम की ही बॉडी में है। चोई अपनी मॉम की मेमोरी में देखता है कि उसकी मॉम कितनी खुश थी उसके फादर के जाने से पहले। फिर उसके फादर की डेथ के बाद वो अकेले ही चोई को पाल रही थी। उन्होंने बहुत सारी जॉब भी की और जब चोई ने सुसाइड कर लिया तो वो बहुत ही दुखी थी और उनके काम पे कोई भी उनको अपने साथ नहीं बैठाता था क्योंकि हर कोई उनको मनहूस समझता था। फिर चोई को याद आता है कि उसने अपनी मॉम को बोला था कि वो उस माउंटेन पे जाएगा जहाँ पे उसके फादर उनसे मिले थे। फिर वो सोचता है कि वो अभी उस माउंटेन पे ज़रूर जाएगा। चोई उस माउंटेन पे जाता है बट वो वहाँ पे गिर जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी मॉम को ऐसे मरने नहीं देगा और वो पूरी हिम्मत लगा देता है। फिर कुछ लोग उसे रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में ले आते हैं। चोई देखता है कि वो अभी भी ज़िंदा है और वो अपनी मॉम के अंदर रहते हुए 32 ईयर्स की लाइफ बिताता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। चोई डेथ को बोलता है कि मैंने अपनी मॉम के बॉडी में 32 ईयर्स लाइफ जी है और जो कि काफ़ी अच्छी भी थी। वो डेथ को बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। तो डेथ बोलती है अब मेरे पास कोई भी गोली नहीं जो मैं तुम्हें कोई चांस दे सकूं। तो चोई उससे रिक्वेस्ट करता है तो डेथ बोलती है कि मेरे पास एक गोली बची है बट पता नहीं वो चलेगी या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब सारी चीज़ें गॉड के हाथ में चली जाएंगी। बंदूक लेके अपने आप को शूट करने लगता है तो वो शूट हो जाती है और चोई वहीं पे जगता है जहाँ पे वो सुसाइड करने वाला था। और अब चोई समझ चुका था कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना है और वो अपनी मॉम का कॉल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है। I want nobody but you.